वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हम हमारे लेक्चर नंबर 13 वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पर। इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, इस टॉपिक की बात करूं तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके हर साल आते हैं। किसी किसी साल नहीं भी आते हैं, लेकिन वही है कि ये क्वेश्चंस जो है अब अपकमिंग ट्रेंड में है, तो आने वाले सालों में हम इन टॉपिक से क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये टॉपिक भी वही है कि आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है, खास करके कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं ग्राफिकली। ठीक है, उसका एक काफ़ी अच्छा टेस्ट है। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? देखो, वेन डायग्राम का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इस डायग्राम के थ्रू डिनोट करें, कि मान लो सपोज दैट कि कोई दो चीज़ें हैं, उनमें कुछ कॉमन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक पार्ट है ए, एक पार्ट है बी, इनमें कुछ पार्ट कॉमन है दोनों में। तो उसको हम ये दिखाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखो, मेरी बात समझो, दो चीज़ें हैं, एक है ए इंटरसेक्शन बी और एक है ए यूनियन बी। इन दोनों का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? ई इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन पार्ट, यानी कि जो ए और बी दोनों के अंदर है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज ए एंड बी, ए और बी दोनों, और इन शॉर्ट कॉमन पार्ट। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है वो या तो ए के अंदर है या बी के अंदर है। इसका मतलब इस पूरे, अगर मैं सर्कल की बात करूं तो यहां से लेकर ये पूरा, ये है आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? या तो वो ए के अंदर है या तो बी के अंदर है। ठीक है, दोनों में से किसी एक के अंदर तो है ही। जरूरी नहीं है कि वो ए में ही हो, वो बी में भी हो सकता है, लेकिन ए या बी में से किसी एक के अंदर तो है। अगर इस तरह की लैंग्वेज है, या तो ए या तो बी, उसका मतलब होता है ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं साइन को? यूनियन, और इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद दो एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं, इन दोनों को आपको एकदम याद रखना है। ये मान के चलिए, इस टॉपिक के हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूले 99% केस में यूज होंगे। ठीक है, जहां बात होगी दो ऑब्जेक्ट्स की या फिर दो ए और बी की, तो तब फॉर्मूला क्या होगा? एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाए? सपोज दैट कि मुझे ये पूरा निकालना है। ठीक है, ये मुझे पूरा निकालना है, ये कितना पार्ट है। तो अगर मैं ए की तरफ देखूं और बी की तरफ देखूं, अगर मैं ए की तरफ देखूं और बी की तरफ देखूं, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये 2 बार काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा? ये पोर्शन 2 बार काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर। तो अगर मुझे इस पूरे को निकालना है, तो मुझे ए और बी को जोड़कर इस पोर्शन को एक बार माइनस करना पड़ेगा ना। वही तो ये फॉर्मूला है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी ए यूनियन बी अगर होगा तो एन ए और एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वहीं अगर बात आ जाएगी तीन ऑब्जेक्ट्स की कहीं पर भी, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो इसी फॉर्मूले से आपको याद रखना है। कैसे? कि पहले जो सिंगल सिंगल वाले हैं उन तीनों को प्लस कर देना है, यानी जो सिंगल सिंगल वाले हैं उन तीनों को प्लस कर देना है। इसके बाद जो दो दो का इंटरसेक्शन है उनको माइनस कर देना है, दो दो के इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको प्लस कर देना है। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? सिंगल सिंगल वाले प्लस, फिर जो दो दो के इंटरेक्शन को माइनस, और फिर से तीनों को इंटरेक्शन वाले को प्लस। अब जो ये 3 वाला वेन डायग्राम बनता है, जो कुछ इस तरीके से बनता है ना, इसके अंदर जो कौन सा पोर्शन क्या डिनोट करता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे पता होगा ये चीज? सबसे पहले देखो, ये है ए मान लो, ये बी का सर्कल है और ये सी का सर्कल है। अब जो ये बीच वाला सर्कल है, इसकी तरफ ध्यान दो आप। इस बीच वाले सर्कल को अगर आप, सर्कल को नहीं, इस बीच वाले पोर्शन को अगर आप देखोगे, तो इसमें देखो बी का भी पार्ट है, इसमें ए का भी पार्ट है, और इसमें सी का भी पार्ट है। मतलब ये क्या है? ए बी एंड सी। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया नहीं आया? ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो ठीक है, अब ये वाला देखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये वाला पोर्शन जो है, अगर मैं इस चीज को देखूं तो ए और बी तो इन दोनों के अंदर है। ठीक है, ए और बी इस पूरे के अंदर, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ अभी, है ना, इस पूरे की बात कर रहा हूँ, इसमें ए और बी दोनों है। अगर मैं इस पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन जो तीनों वाला था, इसको माइनस कर दूं, तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन बचा, ये क्या होगा? ए एंड बी ओनली।
जिसमें सी शामिल नहीं है, ए एंड बी ओनली ये हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला पोर्शन बी एंड सी ओनली हो जाएगा और ये वाला पोर्शन ए एंड सी ओनली हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे ए एंड सी ओनली निकालना होगा तो ए और सी का जो इंटरसेक्शन है उसमें से इन तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दूंगा। बिल्कुल सही बात है। अब तीसरी चीज समझो इसके अंदर कि ओनली बी अगर मुझे निकालना हो, ओनली बी क्या है, जो पूरा बी का सर्कल है इसमें से ये वाला और ये वाला, ये तीनों पोर्शन यानी ए एंड बी एंड सी और ए बी एंड सी ए एंड बी एंड सी ओनली, ए एंड बी ओनली और ए बी सी तीनों, इन तीनों को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, बी ओनली बचेगा। सिमिलरली ए ओनली और सी ओनली। ठीक है, ये डायग्राम बेस्ड जो हमने पढ़ा ना क्वेश्चन में वो भी यूज आएगा। अब मेरी बात समझो, ये इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है ना वो दो तरीके से होंगे। एक तरीका तो ये होगा जिसमें हम ये फॉर्मूले यूज करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड तरीका ये रहेगा कि जो हमने ये डायग्राम में सीखा ना कि ये मुझे पोर्शन निकालना है तो मुझे इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये जो हमारी ट्रिक्स है, ये जो हमारा तरीका है, दूसरा तरीका ये है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी दोनों तरीके आपको आने चाहिए, फॉर्मूले वाला भी और जनरल डायग्राम वाला भी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि कौन सा तरीका इसके अंदर ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें बेसिक समझना इतना ही था। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन, 130 स्टूडेंट्स जो है एक एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 62 लोग इंग्लिश में फेल हो गए, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 52 लोग मैथमेटिक्स में फेल हो गए, वेयर एज 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फाइनली पास्ड इस, ये पूछा है आपसे। सिंपल सी बात, क्या क्वेश्चन पढ़ते को पता चल जाएगा अच्छा वेन डायग्राम वाला है। इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि ये दो ऑब्जेक्ट वाला वेन डायग्राम है या तीन ऑब्जेक्ट वाला है। अब आपको यहाँ पता है कि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश है, मतलब क्या है इसका कि ये दो ऑब्जेक्ट वाला वेन डायग्राम है। अब इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो मान लो ये मैथ्स का है और ये इंग्लिश का है। अब 130 स्टूडेंट्स में से ये कह रहा है 62 तो इंग्लिश में फेल हुए हैं, 62 इंग्लिश में फेल हुए हैं, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 52 मैथ्स, 52 जो है वो मैथ्स में फेल हुए हैं, 52 मैथ्स में फेल हुए हैं, 24 जो है वो दोनों में फेल हुए हैं, 24 दोनों का यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक है, दोनों का, दोनों में फेल हुए का क्या मतलब है, दोनों में फेल हुए मतलब दोनों में ये कॉमन है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ लोग पी लिखते हैं कुछ लोग एन लिखते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, 24। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फाइनली पास्ड इज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फाइनली पास्ड इन। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो नंबर है ये कौन सा है, फेल होने का है। तो पास कौन हुआ होगा, जो पास कौन हुआ होगा, जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों के अंदर फेल नहीं हुआ होगा वही तो पास हुआ होगा ना। जो इंग्लिश या मैथ्स दोनों में से किसी भी एक में फेल नहीं हुआ होगा वही तो पास हुआ होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ या तो इंग्लिश या मैथ्स में फेल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो यूनियन होता है सर। मतलब मुझे करना क्या है, मुझे ये यूनियन निकाल के 130 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा जो पास हुए थे वो स्टूडेंट्स कैसे कितने हैं। समझ में आया नहीं आया, फिर बताता हूँ। देखो पूछा था कि कितने बच्चे पास हुए, मुझे दिया हुआ है भैया इतने बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं, इतने बच्चे मैथ में फेल हुए हैं, इतने दोनों में फेल हुए हैं। अगर मैं ये निकाल लूँ पहले कि या तो इंग्लिश में फेल हुआ है या मैथ में फेल हुआ है और उसको फिर टोटल में से माइनस कर दूँ तो आ जाएगा ना कि जितने बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, अब मुझे पी एम यूनियन ई निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला मुझे याद है ही, पी एम प्लस पीई माइनस पी एम इंटरसेक्शन ई। अब मुझे यूनियन निकालना है, पी एम कितना दिया हुआ है 52, ये दिया हुआ है 62 माइनस 24, ये कितने हो गए 52 एंड 62 कितने हो गए, ये हो गए 15 60 1110, तो 114 माइनस 24 कितने हो गए 90। अब ये तो आ गए फेल बच्चे। अब इसको 130 में से कर देंगे माइनस, तो यानी 40 बच्चे जो है वो आपके फाइनली पास हुए थे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी, 19 बच्चे जो है हॉकी खेलने के लिए बाहर आए। ऑफ दीज 11 आर वियरिंग हॉकी शर्ट्स, 11 बच्चे हॉकी शर्ट्स पहन पहन के रखे हैं और 14 ने हॉकी पैंट्स पहन रखे हैं। ठीक है, टोटल 19 बच्चे हैं,
11 ने शर्ट पहन रखी है, 14 ने पैंट पहन रखी है। देयर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट और पैंट, इस लाइन का क्या मतलब है? देयर आर नो बॉयज विदाउट एन शर्ट का पैंट का मतलब है कि जो टोटल बॉयज थे ना, दैट इज इक्वल टू शर्ट, या तो शर्ट या पैंट। इसका मतलब क्या होता है? यूनियन। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, जब भी क्वेश्चन में से देगा ना कि देयर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट और पैंट का मतलब क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो यूनियन के इक्वल है। यानी कि पी शर्ट्स यूनियन पैंट्स इस कितना है? 19 है। ठीक है, 11 लोगों ने शर्ट पहन रखी है, 11 लोगों ने सर शर्ट पहन रखी है, वहीं 14 लोगों ने पैंट पहन रखी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज वियरिंग फुल यूनिफॉर्म? तो फुल यूनिफॉर्म मतलब क्या? जिन्होंने दोनों पहन रखी है, दोनों मतलब इंटरसेक्शन मुझे निकालना है। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है? पी एस यूनियन पी इज इक्वल्स टू पी एस प्लस पी पी माइनस इंटरसेक्शन जिसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो 19 और ये कितना हो गया? 25 माइनस एक्स, एक्स वहाँ चल जाएगा प्लस का, 25 माइनस 19 कितना आ गया? 6। और ये आपका 6 आंसर हो गया। कितना इजी था। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, इन जनरल चीज़ों के अंदर सिर्फ फॉर्मूला से भी काम चल जाता है और आप वेन डायग्राम बना के देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो सीखने वाली चीज़ क्या है कि जब ये देगा लाइन दो नो बॉयज विदाउट शर्ट और पैंट वाली, तो टोटल नंबर ऑफ जो लोग हैं वही यूनियन के इक्वल हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया हो। ठीक है, फर्स्ट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, एक 15 पीपल का ग्रुप है, 7 कैन रीड फ्रेंच, 7 लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 कैन रीड इंग्लिश वाइल 3 ऑफ देम कैन रीड नाइदर ऑफ दीज टू लैंग्वेज। अब इसको समझो भैया, दो लैंग्वेज है, ठीक है सर। फ्रेंच जो है वो 7 लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश जो है वो 8 लोग पढ़ रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। मुझे एक बात बताओ, टोटल 15 लोग थे, इसमें से 3 लोग ये दोनों ही लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते, तो इसका मतलब क्या है कि जो 12 बचे हुए लोग हैं वो या तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फ्रेंच पढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एकदम क्लियर बात है कि टोटल 15 लोग थे। अगर वो यहाँ पे देता कि दोनों में दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं सब लोग, दोनों में सिर्फ एक ना एक लैंग्वेज तो सब लोग पढ़ते ही हैं, तो जो आपका 15 है वही आपका यूनियन हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसने दिया कि 3 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों लैंग्वेज पढ़ ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी बचे हुए 12 या तो इंग्लिश पढ़ेंगे या फ्रेंच पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये आपका यूनियन है सर, ये मेरा यूनियन है सर। अब मुझे निकालना क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज इज। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एग्जैक्टली वन लैंग्वेज का क्या मतलब है। एग्जैक्टली वन लैंग्वेज का मतलब है कि जो ये हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, इसको मुझे माइनस करना है इस टोटल में से। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को कि ये जो दोनों वाला पार्ट है, ठीक है, जो मैं निकालूंगा उसमें से मुझे इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस करना है। तो पहले मैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल लेता हूँ। मेरा फॉर्मूला वही ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस इंटरसेक्शन। तो ये कितना हो गया? 12, 15 माइनस 3, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 3। यानी कुल मिला के इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना आ गया मेरा? 3 आ गया सर। 3 आ गया तो मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन मेरा 3 है। अब देखो फ्रेंच जो है, अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लो आप साथ के साथ। टोटल जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो 7 लोग हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश बोल रहे हैं। यानी कि ओनली फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं? 7 में से 3 को माइनस कर दूं, कितना हो गया? 4। ठीक है सर। टोटल जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो है 8, उसमें से इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले कितने हैं? 3। तो ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए? 5। यानी ओनली ओनली दोनों लैंग्वेज बोलने वाले 5 और 4 कितने हो गए? टोटल 9 लोग हो गए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल सी बात है, अगर आपको ओनली निकालना होता ना कंडीशन, तो उसमें से जो इंटरसेक्शन वाली कंडीशन है उसको माइनस कर दो। टोटल 7 लोग फ्रेंच बोल रहे थे, इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो तुमको हटा दो, बाकी बचे विचार के हैं ओनली फ्रेंच बोल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर करा, इसने पूछा था एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, यानी 9 और 4 दोनों, तो 5 और 4 दोनों मिलाकर 9 हो गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो आपको सीखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। इन अ कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ अ टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स,
70 आर इंडियंस। देखो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर टोटल 100 पार्टिसिपेंट है, जिसमें से 70 इंडियन है। इफ 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो क्या कह रहा है कि 100 लोग हैं सर, इसमें से 70 इंडियन है, तो मतलब क्या हुआ कि 30 फॉरेनर होंगे। इसी के साथ ही इस 100 लोगों में से 60 लोग जो है वो वेजिटेरियन है, इसका मतलब 40 जो है वो नॉन वेजिटेरियन होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझो आप। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, एट लीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगा कि मुझे तो अलग अलग दिया हुआ है कि 70 इंडियन है और 30 फॉरेनर है और इतने वेज है और इतने नॉन वेज है। अब मेरी बात समझो, इसने पूछा कि वेजिटेरियन की बात बोलिए, 60 लोग वेजिटेरियन है 100 में से, और 100 में से 70 लोग इंडियन है। चलो हम वर्स्ट केस लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे एटलीस्ट निकालना है, एटलीस्ट निकालना है। वर्स्ट केस लेते हैं। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि जो ये 30 के 30 फॉरेनर है, मान लो अगर ये वेजिटेरियन हुए, अगर ये 30 के 30 फॉरेनर वेजिटेरियन भी हुए, तो इस 60 में से 30 गया, तो बाकी जो 30 वेजिटेरियन लोग हैं वो इंडियन ही तो होंगे। सिंपल सी बात है या नहीं भैया। 70 लोग इंडियन है और 30 फॉरेनर है, और टोटल 60 इसमें से वेजिटेरियन है। तो मैं वर्स्ट कंडीशन ले लूँ कि भाई सारे के सारे 30 के 30 जो फॉरेनर है वो वेजिटेरियन हुए, तो भी जो बचे हुए 30 है वो तो इंडियन ही हुए ना, वेजिटेरियन लोग। तो यानी ये स्टेटमेंट ठीक है, एटलीस्ट 30 लोग तो ऐसे होंगे ही जो कि इंडियन है और वेजिटेरियन है। चलो सेकंड देखते हैं, एट लीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन। चलो अब वही चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। नॉन वेजिटेरियन कितने हैं? 40 है। वही वर्स्ट में वर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं कि 30 के 30 मान लो नॉन वेजिटेरियन फॉरेनर हुए, तो फिर भी बाकी बचे हुए 10 कितने होंगे? बाकी बचे हुए 10 इंडिया वाले होंगे जो कि नॉन वेजिटेरियन होंगे। यानी ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, सी, ए एंड बी। इस तरीके का क्वेश्चन करना आपको समझ लेना। हो सकता है कि एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना तो कोई वेन डायग्राम बन रहा है, ना कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, बल्कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। और ये यूपीएससी का फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जहाँ पर कोई फॉर्मूला कोई तरीका नहीं लगता, बल्कि जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल थिंकिंग, जनरल थॉट प्रोसेस अगर आपका अच्छा है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। In a town, 45% population read magazine A, 55% read B and 40% read C. ओके, अब आ गए तीन वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि तीन वेन डायग्राम बन गए मेरे कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या कह रहा है? 45% ए 45, ठीक है। 55 बी, बी जो है 55, सी जो है 40। चलो ठीक है। 30% रीड ए एंड बी। अब ए एंड बी का है यहाँ पर, ए और बी का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है। कितने हैं? 30 है सर, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। 15% है बी और सी, ये है बी और सी, 15 बी और सी। 25% है ए और सी, 25, ये क्या है? ए एंड सी। 10% रील ऑल द थ्री मैगजीन, यानी तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? 10 है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 10 है। वॉट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन। मुझे निकालना है कि कितने लोग जो है, कितने परसेंटेज है कोई मैगजीन नहीं पढ़ते। तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर मैं ये निकाल लूँ कि कम से कम एक मैगजीन, कम से कम एक मैगजीन इनमें से कौन लोग पढ़ते हैं, और उसको मैं 100 में से माइनस कर दूँ, तो ये आएगा या नहीं आएगा कि कितने लोग कोई मैगजीन नहीं पढ़ते। और कम से कम एक मैगजीन का मतलब क्या है? या तो ए पढ़ता है, या तो बी पढ़ता है, या तो सी पढ़ता है। का मतलब क्या है कि मुझे सर यूनियन निकालना है। तो ये तो मेरे सिंपल से फॉर्मूले में फिट हो गया। मेरा फॉर्मूला क्या था? पहले सिंगल सिंगल वालों को प्लस करो। सिंगल सिंगल वाले कौन से हैं? ए 45, बी 55, सी 40। फिर दो दो वालों को कर दो माइनस। दो दो वाले इंटरसेक्शन कौन से हैं? 30, ए और बी का 30 है, बी और सी का 15 है, ए और सी का 25 है। इसके बाद तीनों वाले को कर दो प्लस, तीनों कितना है? 10। बस आंसर मेरा आ जाएगा। तो ये कितने हो गए? 45 एंड 55 100, 140, ये हो गया 150। 150 माइनस ये हो गए आपके 25 एंड 15 हो गए आपके 40 एंड 30 70। कितना आ गया? 80। अब टोटल 100 परसेंटेज में से 80 को कर दो माइनस, यानी 20% लोग
ऐसे हैं जो कोई मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको चीज़ें बनाना आनी चाहिए। फॉर्मूला तो नॉर्मल सा याद हो ही गया होगा, पूछा क्या है वो कैसे निकलेगा वो समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन खत्म। पूछा है भैया कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ने वाले, मतलब क्या है कि कम से कम एक मैगजीन पढ़ने वाले 100 में से माइनस कर दो। अब कोई ना पूछे तो सर 100 कहाँ से आया, तो सर परसेंटेज तो 100 में ही होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Out of a total 120 musicians in a club, 5% can play all 3 instruments। ठीक है, देखो टोटल 120 म्यूजिशियन है एक क्लब के अंदर, जिसमें से 5% जो है वो तीनों इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। तीनों इंस्ट्रूमेंट बजाने का मतलब क्या है, तीनों इंस्ट्रूमेंट बजाने का मतलब है इंटरसेक्शन। और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं मेरे पास, गिटार, वायलिन और फ्लूट। यानी कि 120 का 5%, यानी कितने लोग हो गए, 6। और 3 जनों वाला है, तो ये लो सर, ये आपका 3 वाला वेन डायग्राम हो गया और मेरे पास ये आ गया 6। इट सो हैपन दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट इज 30। इस लाइन को समझो बिल्कुल ध्यान से। अभी क्या कह रहा है कि ओनली टू, यानी कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोगों की संख्या 30 है। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, इन तीनों पोर्शंस को मिलाकर, बीच वाला नहीं है इसमें, याद रखना। जो ये 6 दिया हुआ है ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू, जो कि दो और केवल दो बना सकते हैं। ये आपको 30 दिया हुआ है। कौन कौन सा पोर्शन दिया हुआ है, ये और ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट से। ये 30 हो गया। द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले द गिटार अलोन इज 40। गिटार अलोन का मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन। ठीक है, गिटार अलोन, इसमें ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कोई भी नहीं आएगा। ये कितना है, 40। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन। वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन, ये पूछा है आपसे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ वेन डायग्राम को देख के कर सकते हो आप। अगर इसमें आप फॉर्मूला लगाने लगे तो आप पागल हो जाओगे। ठीक है, ये वेन डायग्राम से काफ़ी इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको एक एक पोजीशन पता होनी चाहिए कि इसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, जैसे इसकी लैंग्वेज ये 3 है, ये पहचानना, पूछा क्या है ये पहचानना, और इस 40 को पहचानना। अब टोटल 120 जने हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला पोर्शन आ गया मेरे पास। ठीक है, ये वाला भी आ गया, 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 और मुझे ये दोनों निकालने हैं। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों पोर्शनों को प्लस करके अगर मैं 120 में से माइनस कर दूंगा तो ये वाला और ये वाला पोर्शन ही तो बचेगा। कितना इजी बात थी। ठीक है, थोड़ा साफ साफ बना देता हूँ मैं वापस आपके लिए यहाँ पर, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आगे वेन डायग्राम समझ में आ गया, मतलब आप ये मान लो। क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने ये निकाल लिया 120 का 5% तीनों है, चलो ये वाला पोर्शन मुझे मिल गया। अब मुझे ये जो मैंने टिक मारे हैं, ये तीनों पोर्शन जो ओनली टू वाले हैं, ये मुझे उसने दे दिए थे सर, ये 30 है। इसके बाद उसने मुझे बोला कि जो ये वाला पोर्शन है, इसको मैं राउंड बना रहा हूँ, यानी ओनली गिटार वाला जो पोर्शन है, ये सर मेरा 40 है। तो मुझे जो ये क्रॉस वाले पोर्शन है ये निकालो। तो सिंपल से क्या है, टोटल में से इन तीनों पोर्शंस को माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा ना। तो 120 में से मैं 40 को और 30 को और 6 को माइनस कर दूंगा। तो 120 माइनस 40 एंड 30 70 76, ये हो गया आपका 44। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं आ रहा तो इस वीडियो को वापस बैक करके फिर समझ लेना इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन 53% स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, 61% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स और 60% इन केमिस्ट्री। यानी 3 है, तो चलो 3 वाला वेन डायग्राम बना देते हैं साफ साफ। ये और ये। अब क्या कह रहे हैं सर, मैथ के अंदर 53, ये मैथ और ये 53। अब लिखने का तरीका देखो आप, कई बच्चे यहाँ 53 लिख देंगे इस पोजीशन पे। सर यहाँ 53 नहीं लिखना आपको, यहाँ पे 53 इसलिए लेना क्योंकि ये पोजीशन ओनली मैथ्स की है। ठीक है, तो ये चीज समझना है।
ये 53 आ गया यहाँ पर। 61 फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स 61, ठीक है। केमिस्ट्री में 60, ये केमिस्ट्री, और ये 60। 24% पास इन मैथ एंड फिजिक्स। मैं देख लो यहाँ पे लिख रहा हूँ 24 मैथ एंड फिजिक्स। अब मैं 24 यहाँ क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये ओनली वाली पोजीशन है, इसलिए नहीं लिख रहा, ठीक है। 24 मैथ एंड फिजिक्स। अब इसके बाद 35% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और 27% मैथ एंड केमिस्ट्री। 27 और ये मैथ एंड केमिस्ट्री। अब 50% डू नॉट पास इन एनी ऑफ थ्री। 15% इनमें से किसी में भी पास नहीं हुए। फिर वही चीज, इसका मतलब क्या है कि जो 85 है, 100 में से 15 को माइनस कर देंगे, वो तीनों में से किसी एक में पास हुआ है। तीनों में से किसी एक में पास हुए का मतलब क्या है कि ये यूनियन है। यहीं पर समझना है बस चीजों को, कि कहीं गलती से आप 85 को इंटरसेक्शन समझ के यहाँ लिख देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो लैंग्वेज से ही पहचान में आना चाहिए, क्योंकि यूनियन बताया है या उसने इंटरसेक्शन बताया है। तो यूनियन बताया है क्योंकि या तो इसने बोला 15% किसी में ही पास नहीं हुए, इसका मतलब 85% ऐसे हैं तीनों में से किसी एक में पास हुए होंगे, या तो बी में, या तो मैथ्स में, या फिजिक्स में, या केमिस्ट्री में, ठीक है। ठीक है सर। अब इस आगे पूछा क्या है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट फेल्ड इन फिजिक्स। अब मुझे एक बात बताओ, इस वेन डायग्राम के अंदर मैथ और केमिस्ट्री में पास पर फिजिक्स में फेल वाला पोर्शन कौन सा है। मैथ्स और ये केमिस्ट्री, ये मैथ्स है, ये केमिस्ट्री है, इन दोनों में पास, यानी कि ये वाला पोर्शन मैथ्स और केमिस्ट्री में पास वाला पोर्शन है, पर फिजिक्स में फेल, यानी जो फिजिक्स का सर्कल है इसको हटा दो, ये हटा दो, यानी तीनों का जो सर्कल है इसको हटा दो। यानी एक तो मेरे से ये वाला पोर्शन पूछा है, मैथ और केमिस्ट्री में पास पर फिजिक्स में फेल का रेशो मुझे निकालना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास पर मैथ्स में फेल। वही चीज, ये फिजिक्स ये केमिस्ट्री इन दोनों में पास ये वाले बच्चे हैं, पर मैथ्स में फेल, यानी वो तीनों वालों को हटा दूंगा। ये मेरे से पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट दिए हुए हैं 27 और 35, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं इन तीनों के इंटरसेक्शन वालों को, तो मेरे को ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो पहले मुझे यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला, यूनियन इज इक्वल्स टू तीनों सिंगल सिंगल वाले, 53 प्लस 27, सॉरी 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 सिंगल नहीं है 27, 53 61 प्लस 60। अब डबल वाले कर दो माइनस, 24 35 27 प्लस तीनों वालों का, और वो तो मुझे निकालना ही है, 85 इज इक्वल्स टू, अब ये कितना हो गया, 60 एंड 61 121, 121 एंड 153 हो गया 174। 174 माइनस 24 एंड 27 इज 32 एंड 20 is 52, 52 एंड 35 इज 77 प्लस एक्स, इट्स 85, और ये आपका हो गया 97। शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, फिर देखते हैं एक बार। 85, 85 इज इक्वल्स टू तीनों सिंगल वाले 53 61 60 माइनस डबल वाले और प्लस एक्स। अब देखो 53 61 और 60, 3 1 4 6 12 एंड 5 17, 174। 85 is equals to 174 minus 24 35 and 27, 5 and 4 9, 9 and 7 16, 6 and 2 5, 3 and 2 5 to 7 8, 86। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी ना, 86 की जगह पे x। तो ये कितना हो गया, 174 में से 86 माइनस कर देंगे, 14 में से 6 गए तो 8, और ये हो गया 16 में से 8 गए तो 8। इसमें लगता है कि अब बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ये आएगा 78 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई
7, x की वैल्यू 7 आ गई सर। अब 7 आने के बाद देखो ये वाला पोर्शन जो है ये कितना हो गया, 27 में से 7 गए तो 20। ये वाला पोर्शन था आपका 35, 35 में से 7 गए तो 28। अब इसका रेशो निकालना होगा तो आपका रेशो निकल जाएगा 27 और 28 में से 10, 14, 5 एंड 7, 5:7। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पोर्शन को समझना, कौन सा पूछ रहा है। ठीक है, चलो अब इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं, जो कि लेटेस्टली पूछा गया है और डेटा सफिशिएंसी जो यूपीएससी का फेवरेट है उसको इस टॉपिक से मिक्स कर दिया गया। ठीक है, क्या पूछा इन्होंने, इन अ पार्टी 75% टुक टी, 60% टुक कॉफी एंड 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। अभी इन्होंने नई चीज डालती सर। पहली चीज तो ये समझ में आई कि तीन चीजें हैं। ठीक है, एक तो टी है जो कि 75 है, एक मेरी कॉफी है जो कि 60 है, और एक मेरा मिल्क, एक मेरे को दिया हुआ है बोथ टी एंड कॉफी 15, टी एंड कॉफी 15 दिया हुआ है। अब इस बात को समझो, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, यानी ये मिल्क का है मान लो, नो वन टेकिंग मिल्क टेक टी का मतलब क्या है कि जहां जहां पे टी और मिल्क का इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वहां वहां पे जीरो कर दो। देखो यहाँ पे टी और मिल्क मिल रहा है, यहाँ पे भी टी और मिल्क मिल रहा है, यानी ये हो गया आपका जीरो। समझ रहे हो मेरी बात को, ये आपका जीरो हो गया। ठीक है, अब इतना से दिया हुआ है, ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, ईच पर्सन टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक का मतलब क्या होता है, जब भी उसने दिया हो कि जितने लोग हैं उनमें से कम एक तो लेगा ही, यानी टोटल जो पर्सन है वो इक्वल हो जाएगा आपके टी यूनियन सी यूनियन एम के। ये बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर ये बात। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मैनी पर्सन अटेंड द पार्टी, यानी सिंपल सी बात क्या है, टोटल पर्सन यानी यूनियन हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। अगर पहला स्टेटमेंट मैं आपको ये दे दूं कि 50% टुक मिल्क, 50% टुक मिल्क का मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन मिलाकर मुझे 50 दिया हुआ है, तो क्या मैं टोटल निकाल सकता हूँ क्या। अब मेरे डायग्राम से देखो आप, मेरे पास जो पोर्शन है वो ये वाला पूरा दिया हुआ है 75 और ये मेरा 15 है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ अगर मुझे ये पोर्शन निकालना हो ओनली टी वाला, तो 75 में से 15 माइनस कर दूंगा, 60 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। सिर्फ जो कॉफ़ी है वो भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलो 45 सिर्फ कॉफ़ी आ जाएगी, और टोटल कॉफ़ी भी मेरे पास है। लेकिन जैसे ही मेरे पास ये दोनों एक साथ दिए हुए हैं, तो मुझे ये चीज़ चाहिए थी, कॉफ़ी और मिल्क। जब तक मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी तो दोनों में कॉमन है, तो मैं इधर ओनली मिल्क कैसे निकालूं। ओनली मिल्क तो मैं निकाल ही नहीं सकता, और ओनली मिल्क मैं नहीं निकाल सकता तो मैं इन तीनों को प्लस नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट वन में, क्योंकि मिल्क ओवरऑल दिया हुआ है ना कि ओनली मिल्क, जो कि क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ज़रूरी है, तो सिर्फ स्टेटमेंट वन से तो सर बात नहीं बनेगी, सिर्फ स्टेटमेंट वन से तो बात नहीं बनेगी। तो सिर्फ स्टेटमेंट वन के तो आगे लगा दो आप क्रॉस। ठीक है, चलो मैं वापस से बना देता हूँ आपका वेन डायग्राम। कुछ ऐसा बना था ये हमारी टी 75 थी, ये कॉफ़ी था 60, ये मिल्क जो पता नहीं था, पर इतना पता था कि टी और कॉफ़ी ये दोनों नहीं है, ये 15 है, ये मेरा 60 आ गया था। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ persons who attend the party is 5 times the number of persons who took milk only। यानी जिस बंदे ने केवल मिल्क लिया, मान लो ये मैं ले लूँ स्मॉल एम, जो ये स्मॉल एम है ना, जो टोटल पर्सन है यानी कि जो यूनियन मुझे निकालना है, वो इस मिल्क वाले, सिर्फ मिल्क वाले का 5 टाइम्स है, 5 है। अब मेरी बात समझो, ठीक है, अब कैसे कैसे निकलेगा ये वाला जो पोर्शन अब मेरे पास आ गया, जो मैंने पहले भी फर्स्ट स्टेटमेंट से भी देख लिया था, वो तो वैसे भी मिल ही रहा है। ठीक है, ये मुझे मिल गया, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मुझे पता है कि ये 60 है।
ठीक है, ओनली ये मेरे पास आ गया एम है, यानी इन तीनों चीज़ों को मैं जोड़ दूँ, सिर्फ टी, ओवरऑल कॉफ़ी और सिर्फ मिल्क। अब ध्यान से देखो, सिर्फ टी, ओवरऑल कॉफ़ी और सिर्फ मिल्क, हो गया मेरा सर्कल पूरा। ये तो वैसे भी जीरो है, ठीक है। ये जो है किसके इक्वल है, 5m के इक्वल है, यानी 120 इज इक्वल्स टू 4m और m इज इक्वल्स टू 30। अब अगर मेरे पास m की वैल्यू ओनली मिल्क आ गई और मुझे ये दिया हुआ था कि ये 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स कितना हो गया, 150 हो गया। यानी टोटल पर्सन मेरे पास आ गया या नहीं आ गया, केवल स्टेटमेंट 2 का यूज़ करके मैंने ये चीज़ निकाल ली। पर एग्जाम में इतना दिमाग लगाना ना, ये बहुत हाई लेवल की बात है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में काफ़ी हाई लेवल का था, ठीक है। तो वो यहाँ तक आप बता दोगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं हो पाएगा, पर सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व करना कोई इजी बात तो नहीं थी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करते हुए ये दिमाग में लाया होगा कि अच्छा मुझे केवल मिल्क दिया हुआ होता फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर तो मैं कर लेता, तो अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई थी फर्स्ट स्टेटमेंट करते हुए, तो उसके बाद फिर आपके लिए इजी है सेकंड स्टेटमेंट को समझना कि सेकंड स्टेटमेंट से हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों में से, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट द क्वेश्चन, यानी एक स्टेटमेंट से हो सकता है अदर से नहीं हो सकता। हाँ यही तो बात है कि वो बी वाले स्टेटमेंट सेकंड से हो सकता है पर फर्स्ट से नहीं हो सकता। कैन बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ, कैन बी आंसर्ड इवन बाय नहीं, तो ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक खत्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसे वापस भी देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो, ठीक है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।